यूपी के कई जिलों को आज पीएम मोदी एक सौगात देंगे। बुलंदशहर के न्यू खुर्जा जंक्शन और कानपुर के न्यू भावपुर के बीच आज से फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल देश की विकास की एक जीवन रेखा है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका ये सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। 4 क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का ये उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और इस गति के कारण ही न केवल यह फ्रेट कॉरिडोर अपने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा, बल्कि इसका लाभ देश के एक बड़े भूभाग को प्राप्त होगा। भारतीय रेल कोविड-19 के इस कालखंड में किस रूप से देश के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है, हम लोगों ने कोरोना के इस कालखंड में इसकी उपयोगिता को तब देखा है जब लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाने में एक अभूतपूर्व योगदान देकर के रेल के प्रति और शासकीय व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास अंतिम पायदान पर खड़े हुए नागरिक के मन में भरने का कार्य किया था। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय रेल की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस तथा भारतीय रेल की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत भी राज्य में संचालित हुई थी।
प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान मानव रहित संपार फाटक तेजी के साथ हटाए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि को रोकने में मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में लगभग 6000 से अधिक वर्तमान में नई लाइन, आमान परिवर्तन तथा डबलिंग की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनके पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बेहतर एवं त्वरित रेल यातायात सुलभ होगा एवं मालगाड़ियों की गति में भी सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि रेल की जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, ये अधिक से अधिक मात्रा में प्रदेश के एमएसएमई इकाइयों से के साथ अपना संवाद बना करके प्रदेश की एमएसएमई यूनिट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सभी यूनिट को भी भारतीय रेल का सानिध्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने जिस स्पीड के साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री जी का और पूरे रेल परिवार को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले भारतीय रेल से संबंधित और रेल के विकास से संबंधित होंगे, हम लोग आपसी संवाद के माध्यम से इन सब का समाधान करेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। भारतीय रेल ये न कभी थमती है न कभी थकती है, हर समय देश सेवा में तत्पर रहती है। महामारी के समय भी इसने देश के एकजुट प्रयासों को दी मजबूती। मेडिकल सामान और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की और दूर फंसे लोगों को ससम्मान घर पहुंचाया। भारतीय रेल का नेटवर्क काफी बड़ा है, पर समय के साथ यात्री और मालगाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या से गति प्रभावित हुई है। इस जटिल समस्या के निदान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में रेलवे को आधुनिक व दक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है फ्रेट कॉरिडोर्स का तेज गति से निर्माण। 81,000 करोड़ की लागत वाले विकास के 2 कॉरिडोर्स, वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है। वह जोड़ेगा जेएनपीटी मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1875 किलोमीटर लंबाई तय कर लुधियाना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था, उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले 11 गुना से भी अधिक पूंजी निवेश की गई है।
इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों कॉरिडोर्स का निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है। इसीलिए आज पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर का ट्रैक संचालन हेतु पूर्णतः तैयार है और साथ ही तैयार है दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक, प्रयागराज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, सड़क मार्ग सुगम और रेल फाटक रहित होंगे, ज्यादा माल ढोने वाली मालगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाड़ियों से अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड को देश को समर्पित। ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ एवं इस खंड पर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर के बीच नवनिर्मित 351 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का तथा प्रयागराज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए अत्याधुनिक नवनिर्मित कंट्रोल भवन का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध कि भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भाऊपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी।
प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से टकराव का नया मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया। राजीव मिश्रा उन पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली तलब किया था। ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, এই কাজগুলো করছে। প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেবো বলে যাচ্ছি।
भविष्य का बोझलन है वो। पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है, सब लोग निराश हो। बीजेपी इज ए चिटिंगबाज पार्टी। মানুষের খুন হচ্ছে, মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে, পুলিশ মুখ দর্শক হয়ে দেখছে। For politics they can do anything, they can say anything and they can say all the garbage of lies. बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग पश्चिम बंगाल की सियासत का ट्रेडमार्क बन गई है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब दोनों दल एक दूसरे पर निशाना न साधते हों। इस सियासी जुबानी जंग की कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टकराव का नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में हुए हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने जिस आईपीएस अफसर को सम्मन जारी किया था, ममता सरकार ने उस अफसर को प्रमोशन की चिट्ठी थमा दी है। जी हां, दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया गया है। राजीव मिश्रा उन 3 पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्री ने दिल्ली तलब किया था। राजीव मिश्रा के अलावा केंद्र का सम्मान पाने वाले डायमंड हार्बर के एसपी भोलेनाथ पांडे को होमगार्ड में इसी पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये दोनों अफसर 10 दिसंबर को नड्डा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने फिर से ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। দেখুন, এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে। আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। इन अफसरों को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अफसरों को रिलीज करने से इनकार कर दिया। 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में नड्डा के काफिले पर पत्थरों से हमला हुआ था। ये तस्वीर उसी हमले की है। बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से हमले में चोटिल होने से बाल बाल बच गए थे, लेकिन उसी काफिले में शामिल कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोटें आई थी। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। जाहिर है नड्डा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले अफसरों के प्रमोशन से नए सिरे से टकराव शुरू हो सकता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, यानी सीधे सीधे जिस राजीव मिश्रा को डेपुटेशन पे दिल्ली बुलाया जा रहा था, उन्हें सीधे प्रमोट कर देना, यानी कि ममता बनर्जी साफ संदेश दे रही है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगी। बिल्कुल, और इसमें राजनीति भी शामिल है कि जहां एक और प्रमोशन दिया गया है तो वहीं ये संकेत और संदेश भी दे दिया है कि बंगाल में वही होगा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहेंगी। अभी जिस तरह से रैली के खिलाफ रैली हो रही है और वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये केंद्र बनाम राज्य है, ये बीजेपी बनाम टीएमसी है, ये ममता बनाम मोदी है। आप इसे कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये लड़ाई अगले कई दिनों में और कई गुना ज्यादा गंभीर और इसी तरह से संवेदनशील और संवेदनहीन दोनों हो जाएगी। बिल्कुल मनोज्ञा, लेकिन जो बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि केंद्र ने बुलाया है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इवन इफ अगर प्रमोशन दे भी दिया गया हो राजीव मिश्रा को, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, दिल्ली वापस आना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल, संविधान यही कहता है, क्योंकि यूपीएससी के तहत जो सरकार है, केंद्र सरकार ही सारे आईपीएस और सारे आईएएस को अपॉइंट करती है और वहीं से उनकी सैलरी भी आती है। तो अगर तनख्वाह वहां से आ रही है और वो केंद्र के अधीन है, जो राज्यों में सब जगह तैनात रहते हैं, केंद्र जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे क्लॉजेज हैं और इसकी सुविधा भी है कानूनी तौर पर। लेकिन इन सबके बीच में ममता बनर्जी ये भी जानती है कि राज्य सरकार के पास ये ऑप्शन है और उसके साथ साथ ये विधान भी है कि अगर राज्य चाहे तो वो डेप्यूटेशन पे भेज सकता है या नहीं भी भेज सकता है। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने इन्हें दोबारा बुला लिया है, इसलिए अब इनका जाना और इनका यहां से भेजा जाना जरूरी और अनिवार्य भी हो चला है। हालांकि प्रमोशन देकर ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में भले ही केंद्र सरकार बंगाल में कुछ भी करने का प्रयास करे, अंतिम हस्तक्षेप
और हस्ताक्षर उन्हीं के होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। ममता बनर्जी आज बीरभूम के फूलपुर में रैली कर रही हैं। आज तक संवाददाता इंद्रजीत वहां पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद बोलपुर में आए थे, एक रोड शो हुआ था और उसके साथ साथ एक बाउल परिवार में उन्होंने खाना खाया, उन्होंने भोजन की। और आज उसी जगह पे शांति निकेतन के बोलपुर में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अपना रोड शो करेंगे। आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे जो कीर्तन गाना गाने वाले जो बाउल संप्रदाय के लोग हैं, ढाकी है, सब को लाया गया है और एक उत्सव जैसे माहौल बनाने की कोशिश हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर तृणमूल का फ्लैग और फेस्टून लगाया गया है। बड़े पैमाने में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लाई गई है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह का पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुआ है। ये जो पूरा चौरास्ता है और करीबन 5 किलोमीटर का उनका पदयात्रा होगा, लेकिन एक बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पे लाया गया है। अगर मैं कैमरा पर्सन दिखा पाए, सिविक वॉलंटियर, पुलिस फोर्स, सबको अभी से तैनात कर दिया गया है। और तृणमूल का ये कहना है कि जितना भीड़ अमित शाह के रोड शो में हुआ था, उससे दुगनी भीड़ आज तृणमूल के रैली में दिखाई पड़ेगी। करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद तृणमूल लगा रही है और यही कारण है कि सुबह से आप देख सकते हैं किस तरह का जोश और उत्साह और उमंग तृणमूल के समर्थकों में है। यहाँ पे ढाकी को लाया गया है, यहाँ पे जो कीर्तन गाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। और ममता बनर्जी ये कोशिश करेंगी कि बीजेपी के खिलाफ अपना जो निशाना है वो फिर से साध। और ममता के रोड शो से पहले एक दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने बाउल संप्रदाय के जिस शख्स के घर खाना खाया था, वो रोड शो में नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग इस वक्त बोलपुर में हैं और हमारे साथ है एक खास मेहमान वासुदेव दास बाउल, जो कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्हीं के घर में उन्होंने भोजन किया था। और आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का रैली इसी जगह पे होना है और वासुदेव दास बाउल अब तृणमूल के रैली में है, उनसे बात करेंगे। आज के ममता दी रैलीते এসেছেন, কি বার্তার জন্য এসেছেন? আজকে দিদি ডাকে আমরা সব বাউলরা সাড়া দিয়েছি। দিদিকে আমরা ভালোবাসি এবং ভালোবাসবো। আমি তো গিয়েছি ঈদ মাজারে রাখবো, দিদিকে ছেড়ে দেবো না। তা আমরা সবাই আছি দিদির সঙ্গে। ঈদ মাজারে রাখবো, এই গানটা তো আপনি অমিত শাহকেও শুনিয়েছিলেন, তখন কি কি কথা হয়েছিল, কি হলো সেদিনকে? অমিত শাহর সঙ্গে দেখা হলো, আনন্দ হলো, খাওয়া দাওয়া হলো। আমার নাম কালীপদ দাস বাউল। মা মাটি মানুষ যা করেছে বাউলদের জন্য মানে বলা যাবে না। এই যে বাউল ভাতাটা উনি চালু করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা। দিদিকে আজকে কি গান শোনাবেন? আজকে ওই ঈদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেবো না। ঈদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ও গো ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না। না না ছেড়ে দেব না, ঈদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ঈদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ওগো চারিদিকে পরিবর্তন বুঝলো মানুষ তা, ওগো চারিদিকে পরিবর্তন বুঝলো মানুষ তা। তিনি মমতা, যিনি উন্নয়নের কান্ডারি, তিনি মমতা, যিনি উন্নয়নের কান্ডারি, তিনি মমতা। अगली खबर आपको मुंबई से दिखाते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश नहीं होंगी। खबरों के मुताबिक वो 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश हो सकती हैं। आपको इस बीच बता दें कि 50 लाख रुपए के लेन देन के मामले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी उषा राउत को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें ये तीसरा समन है जो कि ईडी की तरफ से आया था। हालांकि अगर नियम की बात करें तो नियम के मुताबिक 3 समन पर अगर कोई शख्स नहीं आता है, 3 समन भेजे जाने के बाद, तो उसके बाद ईडी स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस बीच अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि आज भी वर्षा राउत नहीं आएंगी। बात ऐसी है, मुझे धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैंने जो बात की है कि उनकी इस प्रकार की भाषा थी कि हम सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उसको धमकी मानता हूं सरकार के लिए, और मुझे धमकी देने वाला पैदा नहीं हुआ। जो मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा।
और इस बीच संजय राउत ने ट्वीट क्या किया है वो आपको हम दिखा देते हैं। संजय राउत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लिखा है तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बदनाम करने की, मैं जब भी बिखरा हूं दुगनी रफ्तार से निखरा हूं। ये लिखा है संजय राउत ने। इससे पहले भी काफी हमलावर दिखे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीधे सीधे बीजेपी को उन्होंने निशाना साधा।